अपनी स्लाइड शेयर कर पाऊंगा क्या? जी सर, कर पाएंगे आप। म्यूट शेयर स्क्रीन पे। ओके फाइन। वी आर लाइव नाउ सर। ठीक है सर। Yes sir, we are live. Just 1 minute. We'll just broadcast this to all our Facebook pages. ओके सर, नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है जिससे आप अपनी यस यस सर। तो कैसा चल रहा है? हाउ इज योर प्रोग्राम इज गोइंग ऑन? सर इट इज रियली गोइंग फैंटास्टिक। अराउंड 1 लाख व्यू हो गए हैं डेली। 6000 7000 बच्चे व्यू करते हैं। कुछ बच्चे बाद में भी आके देखते हैं। तो अब लास्ट स्टेज की ओर है सर। वी विल बी डूइंग अ ग्रेजुएशन सेरेमनी। ओके डॉक्टर अनुपम चौकसे सर हैज आल्सो जॉइंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुपम। गुड इवनिंग। So yes, I think everybody is in, and good evening everyone. Before we start today's session, we would like to pay a tribute to one of the finest talent of our Hindi film industry, Mr. Sushant Singh Rajput. May his soul rest in peace. एक्चुअली ऐसे नहीं, हमें बार बार ये समझाते हैं कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं हमें देना चाहिए। इट्स वाइटल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस which impacts our thoughts, behavior, emotions, and now even our lives. So it is our humble request to all of you, all our viewers, all the students, please take very good care of yourself, your friends, your family, and your loved ones. टॉक टू द प्रोफेशनल। अगर आपको आवश्यकता लगती है कि आपको प्रोफेशनल से बात करना चाहिए या अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहिए, बट प्लीज डू नॉट इग्नोर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स और एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो वंस अगेन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने का भी बहुत ख्याल रखें। Whatever happens, life moves on. It has to move on. So with that, हम आज का सेशन शुरू करेंगे। So hello and namaskar everyone. Welcome to the third Super Sunday of Startup पाठशाला। आज हमारे बीच बहुत ही डिग्निफाइड पैनलिस्ट हैं, जिसमें ऑनरेबल वीसी सर डॉक्टर सुनील कुमार, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डॉक्टर अनुपम चौकसे फ्रॉम एलएनसीटी, मिस्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी फ्रॉम आईसेक्ट एंड मिस्टर रजनीश जैन फ्रॉम ज्ञान गंगा ग्रुप। सो आज हम इन एक्सपर्ट्स के साथ में बात करेंगे स्टूडेंट स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टूडेंट स्टार्टअप्स का क्या स्कोप है या स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप है। हम ये भी समझेंगे कि स्टूडेंट स्टार्टअप, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो एक बूमिंग वर्ड है, इसमें कई सारे हमारे पास में सक्सेस स्टोरीज सामने आती है, चाहे वो बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, लैरी पेज हो, बट बहुत सारे फेलियर स्टोरीज भी हैं जो सामने नहीं आते। तो एक बैलेंस अप्रोच कैसे लेके चलना अपनी स्टडीज में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने स्टार्टअप्स में, उनके बारे में हम आज हमारे पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या इंडिया में वो समय आ गया है जब हम एक स्ट्रक्चर्ड एंटरप्रेन्योरशिप बात करें, मे नॉट बी फ्रॉम द कॉलेजेस बट इवन फ्रॉम स्कूल्स, क्या हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके भी हम अपने पैनलिस्ट से उनके विचार जानेंगे। So I formally welcome all our guests, all our viewers, all the students, and we will open up the session now. और हम ओपनिंग रिमार्क्स चाहेंगे अनुपम जी से। अनुपम सर, आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी अभी तक का कैसा रहा है, कैसे आपने शुरू किया और क्या क्या हर्डल्स आपके सामने आए हैं और कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहें। वी वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू सर। Sir? Yes, sir is connected. So we started the first private professional college of Madhya Pradesh, and as जितने भी entrepreneurship में programs में होता है, we faced all the teething problems which nowadays the colleges may or may not be facing, but it has also helped us a lot. कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना एक बिजनेस शुरू करता है तो अगर वो इनिशियल स्टेजेस में वो फाइट करता है, सो ही गेट्स अ नो हाउ, एंड व्हेन ही डज समथिंग एल्स, वो कुछ दूसरे काम शुरू करता है तो उसके पास एक कॉन्फिडेंस होता है। द सेम थिंग हैपेंस टू एलएनसीटी आल्सो, एंड फिर जब हमने बाकी वेंचर्स को, जो दूसरे छोटे छोटे वेंचर्स और हैं, वो चालू किए, तो वो प्रॉब्लम्स हमको नहीं फेस हुई।
मैं इसमें सीके जी आपका वेलकम में मैं बस ये ऐड करना चाहूंगा कि वी हैव इस पाठशाला को जो कंसेप्चुलाइज किया हमारे वीसी सर ने आरजीपीवी के, आज एक बहुत अच्छा पैनल है हमारे पास जो एजुकेशन की एक दिशा और अच्छी सोच रखते हैं वीसी सर, वो हमारे बीच हैं। एंड सिद्धार्थ जी जो हमारे सीआईआई भोपाल जोन के चेयरमैन हैं, he is himself a great name into bringing startups ecosystem in Madhya Pradesh. And Dr. Anupam Chokse, who has diversified education from engineering to medical, and Mr. Rajneek Jain sir, who has been running the education in Jabalpur. तो आज एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, रेयर कॉम्बिनेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए आया है। एंड आई ऑल्सो वांट टू पर्सनली थैंक सिद्धार्थ for on behalf of the support we are getting from CII. So just to add this, we as a YI chair for Bhopal, it's my also duty to welcome the dignitaries who are present here today. Yes, CK, over to you. Yes, thank you Anuj ji for the elaborated introduction. सिद्धार्थ जी, मैं अगला आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप एक पायनियर रहे हैं एजुकेशन को प्रमोट करने में, और स्किल्स की बात हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, तो आपका हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इन योर ओपनिंग रिमार्क्स। राइट, सो सभी जो आज लर्नेड और रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। Anuj and CK, at the outset, upfront, I would like to congratulate you for hosting this Pathshala in such a consistent fashion and getting great speakers to interact with our students. और जितने हमारे आज व्यूअर्स हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ओपनिंग रिमार्क्स में सिर्फ ये क्लियर करूंगा दैट यू नो आवर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली a 35-year-old organization, और वो शुरुआती जो उसके 15 साल थे वो लगभग एक एनजीओ या सोसाइटी के रूप में ही उसने काम किया। एंड आई एम टेक्निकली अ सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, इसको राइट फ्रॉम स्क्रैच मैंने बिल्डअप नहीं किया है, बट आई हैव बीन देयर फॉर लास्ट 11 years टू you know change the course of the organization and give new directions. तो मैं सिर्फ 2 या 3 ये बातें कहूंगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी जो मेन फील्ड होती है और मेन लाइन ऑफ एक्शन होता है, उस पे समय समय पे पिवट करना, एक शब्द, एक टर्मिनोलॉजी होती है जो एंटरप्रेन्योरशिप में चलती है। तो पिवट करने का मतलब ये है कि जो आइडिया हमारा मेन स्ट्रीम आइडिया है उसके लेफ्ट राइट और आगे पीछे लगातार देखने की विजन और देखने का जो एक एक्सपीरियंस है वो एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। एंड इट कैन कम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली और फ्रॉम अ वंडरफुल टीम विच द एंटरप्रेन्योर डेवलप्स। तो मैं अपने एक्सपीरियंस में ये बताऊंगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी विच वाज डिजिटल लिटरेसी इन हिंदी, उसको स्प्रेड करने पे फोकस था, वहां से होते हुए हमने उसके सिनर्जिस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लास्ट 10 years में समझते समझते फाइनली टुडे वी आर एट अ लेवल जहां पे हम रूरल एरियाज में बैंकिंग की सेवाएं भी दे रहे हैं। रूरल एरियाज में हम आधार और स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो 3 इस समय मेन मिशन चल रहे हैं, उसमें भी हम अपने सर्विसेज दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ जहां जहां पे हायर एजुकेशन में रूरल और टियर 2 टाउन्स में गैप है, वहां पे कैंपसेस भी हमने एस्टैब्लिश किए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज 10 years बैक जब मैंने ये डिसाइड किया कि हम इस अपने ऑर्गेनाइजेशन को पिवट करेंगे और नए डायमेंशंस इसमें जोड़ेंगे, तब हमने ये देखा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ओपन हो रहे हैं। टॉकिंग अबाउट 2009 and 10, तब हमने ये देखा कि स्किल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इज गोइंग टू अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, और इसकी आगे चल के बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर है जहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड आता है वो बहुत सपोर्टिंग है इस पूरे चेंज के लिए। सो रियलाइजिंग दैट चेंज, एंड द सेकंड चेंज वी आइडेंटिफाइड वाज that India is still an unbanked country.
बहुत सारे प्लेसेस में बैंकिंग की सेवाएं अभी भी नहीं है। इन दोनों मेन ड्राइवर्स को हमने पहचान के अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में इनबिल्ट किया। उससे हमें अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने का भी मौका मिला और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे छात्रों से जुड़ने का मौका मिला जिनको हम शायद अपने ओरिजिनल सर्विस के माध्यम से नहीं जुड़ पाते, बट व्हेन वी एक्सपैंडेड द पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज, वी आल्सो एक्सपैंडेड द कस्टमर सेगमेंट्स वी वर ऑफरिंग, एंड टुडे वी right way to describe our organization is a social enterprise which is working in 5 or 6 areas which all have a social impact. So to summarize and to end my opening remarks, I would just say pivoting and keeping your eyes open for an idea which is synergistic to your mainstream idea is very important to keep growing in your entrepreneurial journey. थैंक यू सिद्धार्थ जी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू रजनीत जी, आपने जबलपुर में यू नो वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, आपका भी अपना एक एक्सपीरियंस है, तो हम जानना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि बीइंग फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन लाइक जबलपुर, आपने वहां पे आपका जर्नी कैसा रहा और आपके हर्डल्स कैसे रहे, कुछ आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक्सपीरियंस अगर बच्चों के साथ शेयर करना चाहें। हाँ, नमस्कार सर सभी को, विजी साहब आपको भी नमस्कार और जितने श्रोता सबको नमस्कार मेरी तरफ से। सर मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद में मेरे को एक जॉब मिल गया टीचरशिप का। फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ाऊं, उससे अच्छा मैं शायद एजुकेशन में और दूसरा कुछ काम कर सकता हूं। तो फिर मैंने सबसे पहले ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल खोला, फिर इसके बाद 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और इसके साथ साथ मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। और ये सब करने के लिए जरूरत है सर एक डेडिकेशन की, एक हार्डवर्क की और साथ साथ आपको सोचने की कि आपको मैनकाइंड के लिए क्या करना चाहिए। बहुत कठिन जर्नी रही है सर, जीरो से चालू होके मतलब इस स्टेज में पहुंचे हैं कि अब सब कुछ अच्छा है। मेरे फादर एक सरकारी ऑफिसर थे, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, उसके बावजूद भी हमने ये काम चालू किया और आज ये सब कुछ कर रहे हैं सर। और मेरा जो भी बच्चे हैं उनसे सबसे पहले कहना यह है कि जिंदगी में आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब वो तीनों अपॉर्चुनिटी में आप कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रास्प कर लोगे तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, एक बिजनेसमैन भी बन सकते हो, अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हो। अपनी आंखें खुली रखें, अपना माइंड सेट टारगेट के ऊपर रखें तो आपको ये सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू वीसी सर। सर आप हमारे साथ पहले दिन थे जब हमने पाठशाला का इनॉग्रेशन किया और लोगों ने आपके व्यूज जाने, आपका परसेप्शन जाना कि क्या ये प्रोग्राम बच्चों के लिए कर सकता है, और आज 19वें दिन वापस आप हमारे साथ जुड़े, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे अभी आपने भी देखा होगा, आप बच्चों से फीडबैक लिया होगा, और आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप पाठशाला सही दिशा में जा रहा है, इसमें क्या बेहतर करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए अभी इस समय आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो डिस्कशन का विषय है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इन हायर एजुकेशन, उसी की कड़ी एक ये है। ये जो कार्यक्रम RGPV और YI मिलकर कर रहा है, ये उसी स्टेप में एक बड़ा कार्यक्रम है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमने मिस्टर राजनीत को चुना, सिद्धार्थ को सुना और अनुपम को सुना, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का होल कॉन्सेप्ट है, ये माइंडसेट है। अगर ये माइंडसेट आपके पास में है तो चाहे आपके फादर सरकारी नौकरी में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रोक नहीं सकता। मिस्टर राजनीत इसकी एक मिसाल है, अनुपम भी एक तरह से उसी की हम मिसाल कहेंगे, और सिद्धार्थ को भी उसी कड़ी में आगे मानेंगे। सवाल ये कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट एजुकेशनल सिस्टम है, क्या वो उसको रिस्पॉन्ड करता है क्या, उस माइंडसेट को बढ़ावा देता है क्या? हम सभी लोग जानते हैं हमारे पारिवारिक जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें एक सेफ्टी या रिस्क टेकिंग इश्यूज को सबसे दरकिनार रखा जाता है, और एक सफल एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क टेकिंग जो उसकी एबिलिटी है वो सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है। जो रिस्क ले सकता है वही बिजनेस करता है। अब राजनीति ने पहले नौकरी छोड़ी, फिर स्कूल खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और फिर कंस्ट्रक्शन में भी आ गए, तो ये सब रिस्क लेना ही है, दैट इज ऑल टेकिंग रिस्क। लेकिन जब हमारे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि नहीं, सेफ खेलिए, सेफ खेलने के लिए आप डॉक्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, आप कोई स्टेट PSC या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का देके एग्जाम देके किसी बेहतर ओहदे पे आ जाइए, क्यों? दैट इज सेफ। उसमें भी प्राइवेट और सरकारी में आदमी डिफरेंशिएट करता है कि सरकारी नौकरी में रहेंगे यू आर सेफ, प्राइवेट में जाएंगे तो रिस्क इज मोर।
लोग पब्लिक सेक्टर में नौकरी छोड़ने में डरते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आने में डरते हैं। क्यों? बिकॉज पब्लिक सेक्टर इज मोर सेफ एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। जब इस साइकोलॉजी में आपका अपब्रिंगिंग होती है और वही फिर जब स्कूल कॉलेज में आते हैं, यू आर इन वेरी सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। जब तक इस एनवायरमेंट को हम पूरा चेंज नहीं करेंगे, इस पूरे इकोसिस्टम को हम नहीं चेंज करेंगे, तब तक हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे नहीं। बच्चा अगर इंस्टीट्यूशन में आता है, हायर एजुकेशन सेटअप में आता है और वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ऐसा स्किल सेट चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा इनोवेट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसको फिर मैं आईपीआर में कन्वर्ट करूंगा, पेटेंट करूंगा, उसका अपना स्टार्टअप करूंगा और फाइनली उसको एक ऐसी इंडस्ट्री में ग्रूम करूंगा जिसमें हजारों लोगों को जॉब दूंगा। अगर इस इकोसिस्टम में, इस माइंड सेटअप से बच्चा आगे बढ़ेगा तो वो एक डिजायर्ड गोल को अचीव करेगा और हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेटस में कन्वर्ट हो पाएगी। जो ई पाठशाला का उद्देश्य था वही उद्देश्य था। उद्देश्य हमारा यही था कि हम यहाँ पर लगातार ऐसा डिस्कशन करेंगे, पैनलिस्ट को लाएंगे जो उनके उस साइकोलॉजी को चेंज करे, जहां पर वो ये बताए कि लाइफ में अगर आप चैलेंज नहीं लेते हैं तो आप वो सब कुछ मिस कर रहे हैं जिसके लिए लाइफ है। तो हमने आपको इस तरह से आपको एक प्रेरणा देने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने आपको जस्ट उद्वेलित करने की कोशिश किया है, कैटलिस्ट का रोल अदा किया है, wherein we are bringing this particular point कि अगर आपको ग्लोरी लाना है, फेम लाना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए करना है, अपने लिए करना और अपने दोस्तों के लिए अगर कुछ करना है, then you should have that mindset। अब इसको हम अपने एजुकेशनल सेटअप में क्या लाएंगे, ये हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। Yeah, thank you, sir, for your kind words and the opening remarks. And now we'll open up, जो सर आपने जिस पॉइंट को टच किया कि क्या अभी वो समय आ गया है जब हमें एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर स्टडी उसको बढ़ावा देने का समय आ गया है। तो मैं इसमें जानना चाहूंगा सबसे पहले अनुपम जी आपसे कि आपको क्या लगता है कि क्या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कुछ बदलाव की आवश्यकता है जिससे हम एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन को बढ़ावा दे सके राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक। अगर हम स्कूल की बात करें फिर हम कॉलेज की बात करेंगे। जैसा अभी बीसी सर ने कहा कि एक रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है, अब ये सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये अपब्रिंगिंग जॉब जो स्टूडेंट्स है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आज की डेट में ऐसा हो गया है कि प्लेसमेंट्स एंड हम लोग टेक्निकल फील्ड के हैं सर, तो आज की डेट में टेक्निकल एजुकेशन को सिर्फ प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स के हिसाब से देखा जाने लगा है। एंड व्हाट हैज हैपेंड कि इवन आईआईटीज एंड आईआईएम्स की भी जो रैंकिंग होती है तो देट आर नॉट ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर प्रोफेसर्स और व्हाट दे आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एनीथिंग। आज के डेट में उनकी रैंकिंग होती है कि साहब प्लेसमेंट कैसा है। तो वो इसलिए हुआ कि जो सर ने जैसा बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हम उसको एक रिस्क से दूर रखना चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहली सीढ़ी ही रिस्क है। अगर हम रिस्क लेने से डरेंगे तो कोई भी बिजनेस में एंटर ही नहीं करेंगे, कोई भी नए फील्ड में जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। सो एजुकेशन स्कूल लेवल पे तो आई डोंट थिंक, बट स्टिल इन द कॉलेज लेवल, हायर एजुकेशन लेवल पे इस इकोसिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बच्चों को एक नौकरी की माइंडसेट से बाहर निकाल के कि भाई मेरे को सिर्फ एक प्लेसमेंट चाहिए किसी कंपनी में, उसकी बजाय हम हरदम कहते हैं कि इंजीनियर्स आर जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। तो वो जब तक हम उनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे कि भाई तुम जॉब देना सीखो, तब तक आई डोंट थिंक एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि हम लोग 2003 से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के रिजल्ट्स आर स्टिल वेरी पुअर, बिकॉज जब प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं तो बच्चे उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो अनुपम जी वहां से कंटिन्यू करें कि हम लोग काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने भी स्टार्टअप इनेबलर एजेंसीज हैं, फिर भी रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। तो क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को कुछ और मदद करना चाहिए, या फिर बच्चों में कुछ और मोटिवेशन देना चाहिए? ये जो फेलियर है या फिर जो रिजल्ट हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहे हैं, वो लाने के लिए क्या चेंजेस करना चाहिए? देखिए, मैं दोनों ही बातों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बीसी सर ने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट ये सेट किया है कि माइंडसेट चेंज जो है और माइंडसेट रिक्वायरमेंट है वो एक शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन में कभी नहीं दिया जा सकता है। अगर वो माइंडसेट इनकलकेशन की बात है तो वो यंग एज से ही डेवलप किया जाता है और उसी के बाद वो माइंडसेट निकल के आता है। और जहां पे अनुपम जी ने बात की कि एक सेफ्टी नेट की बात है, तो वो हमारी सोसाइटी का कल्चर है कि हम
सेफ्टी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रिस्क टेकिंग में हम लोग कम बिलीव करते हैं जहां तक हमारे स्टूडेंट्स की बात आती है। बट वहीं पे अगर हम ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखें तो हमने कई सारी चीजों को सॉल्व भी किया है। मतलब आई एम श्योर सारे पैनलिस्ट और सभी लोग इस चीज से कम अग्री करेंगे कि स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आज से बेटर समय पहले कभी नहीं था। आज इतने सारी एजेंसीज, इतने सारे स्टेक होल्डर्स एक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए हैं। हाँ, कुछ डिस्कनेक्टेड, डिसजॉइंटेड फैशन में एफर्ट हो रहा है, बट अगर हम उसको इंटीग्रेट कर पाए तो हमें और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम ये देखें कि टोटल इंक्यूबेटर्स की अगर बात करें तो लगभग 2400 इंक्यूबेशन सेंटर्स चाइना में है और 1500 इंक्यूबेशन सेंटर्स यूएस में है, जबकि इंडिया में तो और दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि जितने स्टार्टअप्स हैं, सीके इसको अच्छे से जानते हैं, only 1 out of 10 startups succeeds and 9 startups actually fail। तो वहां पे अर्ली स्टेज में इस सक्सेस रेट को इंप्रूव करने में इंक्यूबेशन सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। इंक्यूबेशन सेंटर अगर अच्छे से काम करे तो इस रेट को 2 या 3 तक भी ले जाया जा सकता है। 7 startups will still fail, but at least we will be able to save 3 startups जो कि जानकारी के अभाव में या सीड कैपिटल के अभाव में या मेंटर के अभाव में नेचुरल डेथ उनकी हो जाती है। सो दैट इज व्हाई incubation centers have a big role to play to improve the rate of success of startups। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे आज सारी मतलब we are operating at the maximum efficiency, we still have a long way to go, but we have also covered a long way in terms of the वेरियस एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन है, बहुत सारे ऐसे मिशन से मैं शायद आगे उसके बारे में बात करूं। पर एक बात ये है कि सक्सेस रेट को इंप्रूव करना है। सिर्फ दूसरी बात ये भी बोलना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन का संबंध सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में रिजल्ट होने से ही नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन एकेडमिक डिलीवरी का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन सिखाती है, मतलब आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स या कुछ बिजनेस के जो बेसिक्स हैं वो, अंडरस्टैंडिंग डिमांड एंड सप्लाई, या फिर अगर हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर अगर हम बिजनेस की बात करें तो ब्रांडिंग, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखाए जा सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एकेडमिक डिलीवरी एंड इट शुड नॉट बी ऑलवेज कनेक्टेड विद रिजल्टिंग ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। भले ही स्टार्टअप ना बने या भले ही उतने एंटरप्रेन्योर्स ना आए, पर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के माध्यम से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है, जो कि शायद सिर्फ थ्योरेटिकल वे में अगर सिखाएंगे तो उतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे। तो इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों में ही, फॉर्मल एजुकेशन में और इंटीग्रेट करने की जरूरत है। या बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक टच किया कि जो फेलियर्स हैं वो फेलियर्स भी लर्निंग देके जाते हैं, स्पेशली जब आप स्टूडेंट स्टार्टअप हैं। आपके, अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हैं, आपके पास पूरे 4 साल है, अगर आप 4 साल में 4 या 5 बार भी फेल होते हैं तो आप बहुत सारी लर्निंग अपने साथ लेके जाएंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर रिज्यूमे। और जब आप कोई इंटरव्यू फेस करते हैं या आगे जाके जॉब करते हैं, फिर से कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं, तो जो फेलियर रेट है वो स्टूडेंट स्टार्टअप्स के लिए रिस्क बहुत कम है। तो इसी नोट से सर, वीसी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक जो बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की जरूरत है, क्योंकि एकेडमिक प्रेशर भी होता है, जिस तरह से हमारा कुरिकुलम डिजाइन हुआ है, जो हमारा सिलेबस है, ओवरनाइट तो चीजें चेंज नहीं हो सकती, वो भी, उसको भी हमें फॉलो करना है। कई बार स्टूडेंट्स का कंप्लेन होता है या वो डायलेमा में होते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा स्टार्टअप है, लेकिन एक हमारे पास इतना प्रेशर है, कॉलेज से अटेंडेंस का प्रेशर हो या हमारे पास एग्जाम्स का प्रेशर हो, उनको हम उनके लिए आपके क्या वर्ड्स होंगे, कैसे वो एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चले?
चलिए, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये जो हमारे सामने आ रहा है कि माइंड सेट का आ रहा है ना, कि हमने पहली बात जो पहली चर्चा में बात उठाई ओपनिंग रिमार्क में कि माइंड सेट की प्रॉब्लम है। इस माइंड सेट को ठीक करने का सबसे पहला प्रयास जो होना चाहिए वो है हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के प्रति सम्मान। शुरू से अगर बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, अगर उसको ये काम ना कहा जाए कि ये काम कोई छोटा या बड़ा होता है, हमारा किसी काम के प्रति लगाव या जुड़ाव जो होता है वो एक हमारी अपब्रिंगिंग से भी जुड़ा हुआ होता है। जब तक हम श्रम के प्रति सम्मान करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें एंटरप्रेन्योरशिप आ ही नहीं सकती। आप जितने भी सफल एंटरप्रेन्योर देखेंगे उनको अगर आप पाएंगे तो वो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, वो हर काम को करने को तैयार होते हैं। वो कभी ये डरते नहीं है कि ये काम छोटा है या बड़ा है। ये मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा एंटरप्रेन्योर होगा, अब जब उनके स्ट्रगलर के दिनों में पहुंचेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा रात में अगर उनको अपने पोस्टर भी चिपकाने पड़े तो सीढ़ी लगा के अपने पोस्टर चिपकाएंगे। कोई सफल कलाकार होगा तो अपनी फिल्म के पोस्टर भी रात में चिपकाएगा। हो सकता है अनुपम चौकसी जी ने अपने एलएनसीटी ग्रुप के भी पोस्टर कभी लगाए हों, मतलब आई डोंट नो, बट लेकिन इट इज लाइक दैट। क्योंकि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो जानता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो जब हमारे पास भले हम काफी सफल संपन्न हो, लेकिन हमारे बच्चे को हमेशा ये सिखाना चाहिए बेटा ये कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप ये सीखना चालू करते हैं तभी आप एंटरप्रेन्योर बनने की बढ़ते हैं। अब जब बच्चा कॉलेज में आता है तो जब एक सेफ इन्वायरमेंट में आता है तो जो बात आपने उठाई कि वो अपने सिलेबस में घुसने की कोशिश करता है, हमारा काम क्या है उसको बाहर निकालना है। अल्टीमेटली व्हाट इज कॉलेज? कॉलेज का जो काम होना चाहिए वो काम ऐसा होना चाहिए कि जो स्किल सेट रिक्वायर्ड एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो इकोसिस्टम उसको दे। अब वो कैसे संभव है? आपने कहा कि मैं आया हूं कॉलेज में लेकिन मैं तो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मैं क्या चाहता था कि यहाँ पे मैं कुछ रिसर्च करूंगा, कुछ इनोवेट करूंगा, उसको पेटेंट कराऊंगा, उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करूंगा। तो उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो पहली बात यह है कि जो हमारा होल कॉलेजिएट सिस्टम है उसको बिल्कुल बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड में लाने की जरूरत है। प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, दिस इज द वेरी राइट टाइम। फॉर्चुनेटली इस कोविड-19 ने उसको और तेजी स्पीड अप कर देगा। ये जो प्रोसेस है ये रुकने वाला नहीं है। द प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। यहाँ पे मैं कुछ चीजें कहूंगा और रिमाइंड कराना चाहूंगा। इवन व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग उस समय भी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप हुआ करते थे। मतलब आज से 40 साल पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप हो रहे थे। सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिए थे एंटरप्रेन्योरशिप सेल एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन वो जर्नी इनकम्प्लीट ही रही। इसका मतलब जो गवर्नमेंट एफर्ट थे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ला पाए। वो डिजायर्ड रिजल्ट इसलिए नहीं ले पाए कि जो इकोसिस्टम था वो कंप्लीट नहीं था, वो टुकड़ों टुकड़ों में था। अब क्या हो रहा है? नाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग। अब पूरे नेशनल लेवल पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम एक स्टार्टअप इंडिया चाहते हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। अब ये एक इकोसिस्टम डेवलप होने लगा। एक इकोसिस्टम डेवलप होने लगा तो उसमें क्या हो रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कहा कि आप स्टार्टअप सेल बनाइए, एजुकेशन सिस्टम से कहा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, एजुकेशन सिस्टम से कहा आप इंक्यूबेशन सेंटर बनाइए, एजुकेशन सिस्टम से कहा आप अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनाइए, एजुकेशन सिस्टम से कहा कि आप इनको सीड मनी दीजिए, स्टार्ट। दैट इज ऑल इज हैपनिंग। और सक्सेस स्टोरीज बाहर निकल के आ रही हैं। जब सक्सेस स्टोरीज बाहर निकल के आती हैं तो आपको प्रेरणा देती हैं, आपको प्रेरित करती हैं कि हम भी कुछ ऐसा करके आए। आज 22-22, 23-23, 24-24, 25-25 साल के बच्चों ने बिलियंस डॉलर्स की कंपनी खड़ी कर दी है। ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण हुआ है, लेकिन दैट इज हैपनिंग बिकॉज ये डिजिटल इरा में नाउ यू कैन क्रिएट और कैन हैव सच ए बिजनेस मॉडल जो ओवरनाइट क्लिक करता है। ये पहले नहीं था। पहले जो ब्रिक मोर्टर इकोनॉमी थी उसमें ये संभव नहीं था कि आप 6 महीने में बिलियनर बन जाए। अगर धीरू भाई अंबानी की भी आप जर्नी देखेंगे तो पता चलेगा कि रिलायंस को खड़ा करने में उनको 15 साल, 20 साल या 25 साल लगता है। डिजिटल एज में ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल एज में यू हैव वन आइडिया, you innovate it, you get it patented, you implement it, and over the night it clicks. तो ये जो पेस मिली है उसने भी इस कल्चर को, स्टार्टअप कल्चर को एक गति देने में, डायनेमिक्स देने में बहुत बढ़ावा दिया है। अब इसको एजुकेशनल सिस्टम कैसे सपोर्ट करेगा, दैट वी हैव टू सी, एंड आरजीपी इज ऑलरेडी डूइंग दैट। वी हैव कम अप विद स्टार्टअप पॉलिसी, इट इज देयर, वेबसाइट पर अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, कोविड के कारण वो डिले हो गया, अदरवाइज विद वाईआई वी वर डूइंग एक स्टेट लेवल हमने ये आइडिया इनोवेशन का एक किया था सिद्धार्थ जी के साथ में, और उसके जो विनर्स थे उनको हम इंक्यूबेट करने वाले थे, उसका सारा पैसा आरजीपी देने वाला था। जो सक्सेसफुल उसमें होते उनको हम 25-25 हजार करके 1 लाख रुपए तक की सीड मनी देने का भी हमारा ऑलरेडी ऐसा स्टार्टअप पॉलिसी, इट इज देयर। वी आर कमिंग अप विद आवर ओन इंक्यूबेशन सेंटर विद मैप-आईटी ने सोसाइटी फॉर्म। आरजीपी सोल उसमें नहीं है, मैप-आईटी इज अ पार्टनर इन द सेम। So the whole ecosystem is now developing, evolving. अब करना किसको है? अब हम और आपको मिलकर एक ऐसा फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है
जिसमें कि इस तरह की एक्टिविटीज की भी क्रेडिट हो। मुझे आपकी थ्योरी नहीं पढ़ना है, मैं केवल प्रैक्टिकल करना चाहता हूं, या मैं पर्टिकुलर सेगमेंट में ही अपने को इवॉल्व करना चाहता हूं। लेट्स हैव इट। अब नाउ इस तरह का एक डिजिटल सेटअप बन गया है जहां पर इन चीजों को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, एवेल्युएट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो हमको उस एक जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है एजुकेशन का, कॉलेज सिस्टम का, उससे अब बाहर निकलकर आने की जरूरत है। हम अगर उस ट्रेडिशनल सेटअप में फंसे रहेंगे तो वो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको उस सेटअप से बाहर निकलना है। हमारी क्रेडिट रिक्वायरमेंट डेफिनेटली डिफाइंड है, फाइन एनफ, नो इशू। You can have your own degree, you can design your own degree, you can have your own examination system, you can have your own evaluation system. Likewise, that should be fair and transparent enough. That's all. A person who is not requiring any job or not seeking any job, और जो अपने किसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपके सिस्टम में आया है, तो हमको तो उस आइडिया को नर्चर करने के लिए उसको एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम देना है। And meanwhile, he has to complete his degree also. So now the objective is different. So we have to appreciate that objective. हमको उस appreciate करते हुए उसके हिसाब से ही मॉड्यूल डिजाइन करने होंगे। मतलब अब जो हम कहते हैं कि now this is a right time wherein student specific degree programs should be designed and delivered. Yeah, I mean this is a beautiful line actually. आपने जो बोला श्रम के प्रति सम्मान, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करनी है तो आपको हर काम को करने के लिए तैयार रहना है। वो आपको एक इंजीनियरिंग सिखाती भी है। हमारे यहाँ एक फेमस कोटेशन भी है कि हमारे इंजीनियर्स पूरी दुनिया में हैं और वो सब कुछ कर लेते हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उनको जब तक जॉब नहीं लगता वो पिज्जा डिलीवर करते हैं, फिर वो उनको जॉब लगता है, उसके बाद में फिर वो हमारे यहाँ अच्छे सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। मतलब दे कैन डू एनीथिंग। सो थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम कि हमारा इतना रोबस्ट सिस्टम है राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी टिल इंजीनियरिंग कि हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन का तड़का लगना जरूरी है। वो आई थिंक आप जैसे पायनियर्स और सर जैसे वीसी सर जैसे विजनरी लीडर्स की मदद से बिल्कुल हो सकता है। और तो इसी बात पे मैं रजनीश सर आपका भी व्यू जानना चाहूंगा। एक तो बैलेंस कि आप अगर आप उस पर अपने विचार रखना चाहें कि स्टूडेंट्स वो एक पढ़ाई अटेंडेंस इस पे कैसे बैलेंस बना के रखे, या आप अपने कॉलेज में बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि आप अटेंडेंस और पढ़ाई सिलेबस कैंपस के साथ साथ कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो नया सिस्टम जैसे बीजी सर ने भी बताया कि आप पढ़ाई के साथ जो आपकी इंटरेस्ट की चीज है उसके साथ साथ आप अगर वो उसी में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो तो वो बहुत बेनिफिट वाली चीज है, क्योंकि हर बच्चे का माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसका माइंडसेट है कि मेरे को एंटरप्राइज बनना है या मेरे को अपने खुद का बिजनेस चालू करना है, कोई स्टार्टअप चालू करना है, तो उसके लिए इसको सपोर्ट की जरूरत है। और इंजीनियरिंग ऐसी डिग्री है जिसमें आप इनोवेशन कर सकते हैं, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी बनती है, आपके अंदर आपका माइंड क्रिएटिव होता है और उसका अपने को पूरा फायदा उठाना चाहिए इंटरप्राइज बनाने के लिए। इसके लिए हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, एमएसएमई का भी इंक्यूबेशन सेंटर है और एआईसीटीसी में इंक्यूबेशन सेंटर मिला, अटल इंक्यूबेशन सेंटर के लिए भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम उस सबको बच्चों को मदद करते हैं और हमने ग्रुप बना के रखे हुए हैं। ऐसे हमारे यहाँ 40 से 60 से 70 बच्चे हैं जो कंटिन्यूस में काम कर रहे हैं। हम उसके क्रेडिट जो है उनको उसमें देते हैं कि भैया तुम इसको आगे बढ़ो और जो हमसे हेल्प हो सकती है हम करते हैं, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बिना एंटरप्रेन्योर के अपन इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सब लोग अगर नौकरी करने लगेंगे तो नौकरी देगा कौन। तो ये ज्यादा जरूरी है कि नौकरी करने से अच्छा है कि नौकरी देने वाला बनाया जाए। तो जो नया सिस्टम जो है, जो जिस तरह बता रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी हमको परमिट कर दे तो हम कुछ सोचता है कि हम आगे जाके बहुत ज्यादा इंटरप्राइज निकाल के दे सकते हैं। हम उस पर बात करेंगे जो आपने अभी बोला कि सर ने भी हिंट किया कि जो नई एचआरडी पॉलिसी है वो कॉलेजेस को भी थोड़ा सा लिबर्टी देती है कि आप इनोवेशन को कैसे प्रमोट करें। हम उस पर आते हैं। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में लोगों का क्वेश्चन भी है, इस पे हमें वो क्वेश्चन लोगों ने ईमेल पे भी किया है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा सोशल प्रेशर के बारे में कि ठीक है आप लोग तो वो इकोसिस्टम दे सकते हैं कॉलेज में, लेकिन आज भी जो हमारा फैमिली है, जो हमारा समाज है, वो इस चीज को उतना प्रमोट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर एलएनसीटी का
एक बच्चा है, उसके पास बहुत अच्छा स्टार्टअप है, उसने अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन अगर अमेजॉन आता है, वो बोलता है कि मेरे पास 24 लाख का पैकेज है, तो वो सारे लोग बोलेंगे ठीक है, चक एवरीथिंग, आप अमेजॉन ज्वाइन करें, आपको वो करना चाहिए। फैमिली और समाज का उतना सपोर्ट आज भी स्टार्टअप्स को नहीं है। तो अनुपम जी, मैं इस पे आपके विचार पहले जानना चाहूंगा कि सोशल प्रेशर से बच्चे कैसे इसको हैंडल करें, और अगर आपको पेरेंट्स को कुछ एडवाइस देनी हो कि स्टार्टअप इज नो लॉन्गर अ टाइम पास या पार्ट टाइम जॉब, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, तो आपका उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? देखिए, आज की डेट में क्लैरिटी अब थोड़ी सी आ गई है। जैसे कोविड के टाइम में हुआ, हमने जब पहले भी कई बार डिस्कशन किया, तो हमने यही माना था कि सबसे पहले जो वर्स्ट हिट होंगे वो स्टार्टअप्स होंगे। मतलब जब शुरू में एकदम से लॉकडाउन हुआ, तो यही माना गया कि अरे साहब बिल्कुल अब तो स्टार्टअप्स को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बट इट वाज अदर वे अराउंड। जब मैं मतलब 2 महीने बाद अपन देख रहे हैं, तो देयर वर सम मतलब नॉट सम मेनी स्टार्टअप्स जिन्हें तुरंत अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करी और अपने आपको चेंज किया, और तुरंत मतलब नए प्रोडक्ट्स लेके आ गए मार्केट में। जो मान लीजिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रहा था, तो उसने तुरंत दूसरा प्रोडक्ट निकाला और उसको मार्केट में कर दिया। बिकॉज एक तो वो हेड हैवी नहीं थे। हेड हैवी मीन्स जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं कि भाई वहां पे ओवरहेड्स इतने ज्यादा होते हैं कि उनको चेंज करना या उस मेंटेलिटी को चेंज करने में जितना टाइम लगता है। हमको इसमें ये समझ आया कि स्टार्टअप्स आर मच फास्टर टू अडेप्ट न्यू थिंग्स। दूसरा, अब पीयर प्रेशर एंड सोसाइटी प्रेशर जो है, उसको कॉन्कर करने के लिए तो यही जो सर ने जैसे कहा कि भाई जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, आईएम जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को और पेरेंट्स को साथ में बैठ के, मतलब साथ में बैठ के, अब एक साथ तो नहीं बैठा जा सकता, मतलब साथ में समझाया जाए कि जो स्टार्टअप्स हैं वो एक स्टिग्मा टाइप नहीं है कि अब हो सकता है सक्सेस हो सकता है ना हो। इफ somebody tries and if he succeeds, it's a to be a big thing of tomorrow। अगर उसको हम समझा सके, पेरेंट्स की एंजाइटी है वो कम होगी और स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कम आएगा। वो अपने स्टार्टअप से, जैसे आपने कहा कि भाई एक जगह 24 लाख का पैकेज है और एक जगह हो सकता है 24 लाख कमाने में उसको 5 साल लग जाए, कि भाई 24 लाख का उसको वो निकालने में, प्रॉफिट निकालने में 5 साल लग जाए। बट आफ्टर 5 years ही कैन गो गेट इट टू 2.4 crores इन फॉर 2 years। जबकि वो जॉब में ऐसा कहीं नहीं होगा कि 24 लाख का पैकेज 7वें साल में 24 करोड़ का हो जाए। तो समझाने की जरूरत है, और उसको कितनी जल्दी हम समझा सकते हैं, कितनी जल्दी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में ला रही है, कॉलेजेस ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स होप कि बहुत जल्दी हम इसमें सक्सेसफुल हों। सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि आप रूरल सेक्टर हो गया, अनुज सर आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि ये जो पेरेंट्स को हमको समझाना है या उनको नॉलेज देना है, तो ये जो क्राइसिस में हमारे वीसी सर ने ये जो कॉन्सेप्ट जेआईसी के साथ और हम वाईआईसीआई ने मिलकर जो स्टार्टअप पाठशाला का किया है, मैं देखता हूँ इसमें कई पेरेंट्स भी स्टार्टअप पाठशाला को देख रहे हैं। और इस प्रकार का जितना हम वोकल होंगे, स्टार्टअप्स के बारे में बातें करेंगे और हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, चाहे फंडिंग है, रिस्क है और जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसा कि वीसी सर अनुपम जी ने बोला, तो एक माइंडसेट चेंज होगा। और वो पॉजिटिव सोच के साथ ये प्रोग्राम आज जो लोग देख रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स आर आल्सो वाचिंग दिस प्रोग्राम, तो वो माइंडसेट में चेंज धीरे धीरे तो होगा सीके। Right, that is absolutely right, and thanks to VC सर आपका for supporting this thing। जब I think अनुज सर ने VC सर के पास ये आइडिया लेके गए थे, and maybe within a minute he understood and he said okay we should do it and we should do it properly। उन्होंने अपने इनपुट्स भी दिए, इसमें आप स्ट्रक्चर बनाइए, 30 दिन का सिलेबस अपफ्रंट आप लोगों को बताइए, आप सारे स्पीकर्स लाइन अप कीजिए, स्पीकर्स अच्छे होना चाहिए और सारे टॉपिक्स कवर करें। So your inputs were very vital, sir, and we tried to incorporate all of them। Thank you so much for your kind support। तो सिद्धार्थ जी, मैं यही क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपके यहाँ जो जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, कई सारे हमारे पास सेमी अर्बन एरिया से या रूरल सेक्टर से भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम शायद और थोड़ा बड़ा है। वहां पे स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना या उसके बारे में पढ़ाई से हटके उसके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कैसे उस चैलेंज को उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे आप उसको स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, वो कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें?
देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो बना ही एंटरप्रेन्योरशिप के फाउंडेशन पे है, और बिफोर द करंट फॉर्म ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशंस बिकेम पॉपुलर, हमारा काम ही जो रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स हैं या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, एक माइक्रो एंटरप्राइज या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स टर्मिनोलॉजी है, तो उसको फैसिलिटेट करना और उसको हैंड होल्ड करना और उसको खड़ा करना ही हमारा काम रहा है, आगे भी रहेगा. दैट इज हाउ वी हैव come to having one of the largest physical and point of presence network in the rural areas in the country. So today we have around 15,000 rural and semi-urban entrepreneurs who are there with us, who are delivering our services, who are delivering banking, who are delivering ticketing, who are delivering training, skilling, and other linkages services. तो की डेफिनेशन को हम और इंक्लूसिव रखें, और उसमें माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या ऐसा कोई भी उद्यमी जो अपना काम और अपनी इनकम और अपने परिवार और अपने स्टाफ का खर्चा निकाल रहा है, उसको भी शामिल करें. तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें और भी बहुत ज्यादा अपने आसपास देखने को मिलेंगे और उसकी एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी. मैं देखता हूं जितने हमारे साथी हैं, या अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो अगर टियर 2, टियर 3, टियर 4 लोकेशंस तक मैं जनरली जाता हूं, तो वहां पे उस व्यक्ति का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, और उसको बहुत अच्छे नजरों से, और इनफैक्ट he has also become the advisor in his area for that area, for the people of that area. तो एंटरप्रेन्योरशिप को पहचानने में और उसका सम्मान करने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि हम उसकी डेफिनेशन को सिर्फ हाईली सक्सेसफुल एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग स्टार्टअप तक ना रखें. वो भी एक तरीके के स्टार्टअप्स हैं. हाँ, हमें यूनिकॉर्न्स की भी जरूरत है. वी नीड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग स्टार्टअप्स ऑल्सो, बट वी ऑल्सो नीड सक्सेसफुल people who have set up their businesses and are taking care of their immediate family and staff. तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज की भी अगर बात करें, तो वहां पे उनके आसपास के एरियाज के अगर हम एग्जाम्पल दें, देखिए कभी भी अगर हमें एग्जाम्पल देना होता है, तो जब तक हम उससे कंटेक्चुअलाइज ना करें, तब तक वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है. अगर हम रूरल एरियाज में खैर मतलब जो यूनिकॉर्न्स हैं उनके एग्जाम्पल को सब जानते हैं, बट अगर हम वहां पे अन्य स्टार्टअप्स का नाम लें, तो शायद उतना उनको इम्पैक्ट नहीं होगा एज कंपेयर टू पीपल हु दे सी ऑन एन एवरीडे बेसिस. तो वो एग्जाम्पल्स ज्यादा काम करते हैं. तो in terms of increasing the acceptance and talking to the parents, what we do is to give example of people who have started on their own and who are successful at a regional level or at a district level, and they have their own businesses. So that is point number 1. Point number 2, क्योंकि आज as compared to 5 years back, startups and entrepreneurship now have much more acceptance in, let's say, a middle class or an upper middle class strata of the country. आज काफी पेरेंट्स जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, they are okay with their children taking the path of entrepreneurship and startups. उसको और फैसिलिटेट करने के लिए हमें, क्योंकि ये एक नेशनल मिशन है, उसमें बहुत सारे कैंपेन्स की जरूरत है. तो जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, हमें बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स करने की जरूरत है जहां पे हम ऐसे स्टोरीज और ऐसे हीरोज को निकालें जिनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और जिनको शायद हमें पेडेस्टल पे रखना चाहिए. वी हैव टू क्रिएट रोल मॉडल्स आउट ऑफ देम एंड वी हैव टू सेलिब्रेट देयर सक्सेसफुल जर्नी. जब हम वो इतने सारे सक्सेसफुल जर्नीज सेलिब्रेट करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं. अगर आप सिर्फ 10 स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरी को बार बार रिपीट करेंगे, तो लोगों को वो आउट ऑफ रीच लगेगा. बट इफ यू हैव 1 लाख स्टार्टअप स्टोरीज, पीपल कैन थिंक दैट यस, आई कैन ऑल्सो डू इट. सो दैट शुड बी डन. जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा, हमने स्टार्टअप यात्रा मध्य प्रदेश में जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था, और भी एजेंसी से, जिसका आरजीपीवी में ही बूट कैंप के साथ उसका इनॉग्रल हुआ था. तो
उस स्टार्टअप यात्रा में जितने बूट कैंप्स और जितने आइडियाज आए थे, वो सभी अपने अपने शहरों के आज एक तरीके से नोन फिगर्स हैं, हीरोज हैं, एंड सम ऑफ देम हैव आल्सो बिकम सक्सेसफुल स्टार्टअप्स. सो campaigns like this which are reaching out to people are very important to celebrate the startups, to celebrate the entrepreneurs. And third, parents को खासकर मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब ये ट्रेंड कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ गया है कि अगर आपने स्टार्टअप में काम किया है या आपको स्टार्टअप में सक्सेस या फेलियर का अनुभव है, तो आपको जॉब्स में भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है. फॉर अस ऑल्सो, वी ऑल्सो रिक्रूट पीपल इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अगर हमें कोई स्टार्टअप में काम किया हुआ व्यक्ति मिलता है तो उसे हम बाकी सब छोड़ के सबसे पहली प्रेफरेंस पे रिक्रूटमेंट. राइट. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो हमें सक्सेस स्टोरीज को लोगों को बताना चाहिए. आपने बोला कि सक्सेस स्टोरीज हमें शेयर करना चाहिए. Right. सिर्फ जो Yes. 5 स्टार्टअप हैं, टॉप 10 हैं, उनके अलावा वी शुड लुक बियॉन्ड दैट. उस पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा. आई वाज अटेंडिंग, मैं एक फ्रेंड के साथ था टोरंटो में. व्हाट दे वर डूइंग इज दे वर सेलिब्रेटिंग फेलियर्स. उन्होंने ये बोला कि जो कि स्टार्टअप में फेलियर्स इतने ज्यादा हैं, हम लोग हमेशा सक्सेस की बात करते हैं. वहां पे उन्होंने एक कल्चर बनाया कि हर महीने जितने आसपास स्टार्टअप कम्युनिटीज है वो लोग बुलाते हैं कि ठीक है जितने स्टार्टअप फेल हुए लेट्स कॉल देम एंड लेट्स सेलिब्रेट फेलियर. और वो इतना शानदार एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का जब मैंने सुना कि लोग गर्व से आके अपने स्टार्टअप का नाम लेते थे, उन्होंने क्या गलतियां की उसको लोगों को बताते थे और उसको आगे कैसे रिपीट नहीं करना है. तो दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट मैसेज. क्योंकि फेलियर रेट इतने ज्यादा है. आपने खुद ही सिद्धार्थ जी ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि बहुत 10 में से 1 या 2 स्टार्टअप सफल होता है, बाकी सारे फेल होते हैं. मतलब 90% फेलियर हमारे पास स्टार्टअप्स हैं. तो उनकी केसेस स्टडीज, उनके बारे में बात करना उससे इम्पोर्टेंट है जितना हम सफल स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं. वेरी गुड. जस्ट अ क्विक पॉइंट, जो आपने एग्जांपल दिया ना, सिलिकॉन वैली जो कि स्टार्टअप हब है, वहां पे फेलियर्स, जिन स्टार्टअप्स के फेलियर हो चुके हैं, दे कमांड मोर वैल्यूएशन देन द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल स्टार्टअप. बिकॉज लोगों को मालूम है कि इस व्यक्ति के पास लर्निंग्स का पोर्टफोलियो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल स्टार्टअप. बिल्कुल. परफेक्ट. सो सर, सुनील सर, आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस हैं. लोगों का ये कहना है कि जो आई थिंक मैंने लास्ट फोरम में भी 6 महीने पहले हमारी इस बारे में बात हुई थी और आपके बड़े अच्छे विचार थे. मैं चाहूंगा वो विचार फिर से बच्चों के सामने रखें कि जो लोगों को लगता है कि कॉलेज से बहुत प्रेशर है, सिलेबस खत्म होने का, अटेंडेंस का, उस पर चूंकि हमारी नई जो HRD पॉलिसी भी आपने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, हम चाहेंगे आप एक बार फिर से स्टूडेंट्स को उसके बारे में ब्रीफ करें कि आने वाले समय में कैसे हम अटेंडेंस और सिलेबस और एग्जाम्स इसके बियॉन्ड यूनिवर्सिटी कैसे उस चीज को, कॉलेजेस को लिबर्टी देगी या बोलेगी कि आप उन पे उतना अनड्यू प्रेशर ना बनाएं. मैं पहले इस बात को आंसर करने से पहले एक बच्चे ने जो अभी पूछा था आपसे कि ये सोशल प्रेशर या पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें. पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं और मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं. उस प्रश्न को भी आंसर करना बहुत जरूरी है बीइंग वाइस चांसलर. मेरा इसमें सिंपल सा ये कहना है कि अभी आपने प्राइमरी एजुकेशन की मार्कशीट देखी होंगी. उसमें क्या आपने देखा होगा कि जो उसके ग्रेड्स रहते हैं उसके साथ वो जो अप्रिसिएट करते हैं उसके कुछ और चीज़ों को भी अप्रिसिएट करते हैं. वैसे आपने मिडिल लेवल पर भी देखी होगी और यूनिवर्सिटी सिस्टम की भी मार्कशीट देखी होगी. इन मार्कशीट में कहीं भी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, स्टार्टअप वेंचर्स, ये जो काम करते हैं आपका उसमें कहीं कॉलम नहीं है. तो कहीं ना कहीं अब हमारी देखिए, कभी भी क्या होता है, पेरेंट्स किसको रिकॉग्नाइज, जिसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे उसी को पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे. जिसमें A ग्रेड, A+ ग्रेड मिल रहा होगा, रैंकिंग दी जा रही है, उसी चीज को तो रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो नाउ वी हैव टू डिजाइन अवर इवैल्यूएशन प्रोसेस वेयर इन ड्यू रिकॉग्निशन ऑफ दीज स्टार्टअप. जो कल्चर है उसको जब तक हम ड्यू रिकॉग्निशन नहीं देंगे, राइट फ्रॉम प्राइमरी, नॉट बिल्कुल नर्सरी से मैं कह रहा हूँ, वो अगर उसमें कॉलम ऐड होने लगेगा, उसमें ग्रेड मिलने लगेंगे, उसमें रिकॉग्निशन मिलने लगेगा, तो पेरेंट्स की साइकोलॉजी चेंज होने लगेगी और बच्चों की भी साइकोलॉजी चेंज होने लगेगी. दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है डिफर्ड प्लेसमेंट का. मैं राइट डे 1 से मैं स्टार्टअप कल्चर के साथ आया, मैंने इनोवेट किया, उसको इंक्यूबेट किया और फाइनली उसको स्टार्टअप लॉन्च किया. मैंने 2 साल 2.5 साल प्रयास भी किया.
फाइनली इफ आई फील लाइक इट कि आई हैव टू गिव इट अप, और मैंने बहुत कुछ सीखा, और अब सीखने के बाद अब मैं किसी को ज्वाइन करना चाहता हूं, then the institution should be offering him again that deferred placement. कंपनी शुड कम फॉरवर्ड, और वहां पर भी प्लेनिंग प्लेसमेंट में व्यवस्था होना चाहिए कि ये डिफर्ड प्लेसमेंट इन्होंने ऑप्ट किया था, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी फेलियर को सेलिब्रेट किया, नाउ हमको भी इस फेलियर को सेलिब्रेट करना है, नाउ वी हैव टू ऑफर हिम दैट प्लेसमेंट फैसिलिटी। तो 2 साल बाद ही वो बच्चा आपके प्लेसमेंट साइकिल में अपियर हो सकता है। तो जो रिस्क वाला इशू है जो पेरेंट्स के माइंड में रहता है, वेयर इन नोज कि हिज चाइल्ड और हर चाइल्ड इज वेरी गुड, वो ये मान के चल रहा है कि मेरा बच्चा हर तरह से ब्रिलियंट है, ही डिजर्व्स बेस्ट। बच्चा ये जानता है कि आई कैन डू मच बेटर देन व्हाट माय पेरेंट इज एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप प्रोजेक्ट और इन इंक्यूबेशन, आई कैन डू मच बेटर, मैं अपने आइडिया को ला सकता हूँ। अब इस जो बीच में जो गैप है, इसको कैसे हम कवर अप करेंगे? इस गैप को कवर अप करने का तरीका ये है कि वी हैव टू प्रोवाइड एन इकोसिस्टम एनवायरनमेंट, वी हैव टू फैसिलिटेट हिम, साथ में हमको पेरेंट को एश्योर करना है कि आप चिंता मत करें, आप इसको प्रेशर में मत लें, वी आर हैविंग दिस डिफर्ड प्लेसमेंट policy and practice wherein we will be offering him placement even after 2 years। ये इसका आंसर है। दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे जो आरजीपीवी एजुकेशन सिस्टम है या यूनिवर्सिटी सेटअप है, उसमें इनके अटेंडेंस को और जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं इनको हम कैसे करें। ऑलरेडी जो एमएचआरडी की पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत आपको ऑलरेडी मालूम है, आरजीपीवी इज फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट द सेम, कि 20% जो क्रेडिट्स हैं वो ओपन क्रेडिट्स हो गए हैं। आप उसको आप यू एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट, जो आप जर्नी तय करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप खुद स्वयं प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने कोर्सेज तय कर सकते हैं, और आप उनको कोर्सेज की जो क्रेडिट आएंगी वो आपके मार्कशीट में मार्क होने लगेंगे। आरजीपीवी खुद क्या कर रहा है कि ढेर सारे अब आपको इलेक्टिव्स देने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद आपके पास इंटर्नशिप की हमने अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं। और चौथा काम हम जो ये करने वाले हैं, और जो कि अब नेचुरली जब से ये कोविड लगा है और जिसके बाद से हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का पावर देखा है, द वे इट इज कनेक्टिंग पीपल, द वे इट इज गिविंग यू प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जिस तरह से इसने हमारी रीच को बढ़ाया हुआ है, इट्स मोर देन क्लियर कि अब आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत हमको नहीं है, हमको अपने इकोसिस्टम में आपकी मेंटल प्रेजेंस चाहिए। इट मीन्स you can have a flexible timetable wherein your classes can be conducted, even recorded class teaching can be delivered at off time। मतलब आप दिन भर इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इवन इन नाइट आवर्स और इन मॉर्निंग आवर्स यू कैन गो थ्रू दैट थ्योरी पोर्शन जो कि उस दिन क्लास में डिलीवर्ड किया है, एंड योर attendance can or shall be recorded and same shall have the same weightage जैसा कि आपकी physical presence के होगा। और I am assuring each and everyone who is participating in this पाठशाला, RGPV is going to do this। हम इस विश्वविद्यालय में इसको करने जा रहे हैं और इसको करेंगे। Thank you sir, I think it's a big booster for all the students कि अभी आपके पास फॉर्चुनेट दैट ये अनाउंसमेंट स्टार्टअप पाठशाला में हुआ है, और दैट शोज कि वीसी सर इसको अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म मानते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी जो लोगों के डाउट्स हैं अभी आरजीपीवी के जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट के लिए, हम अगला पॉइंट हम उसी पे बात कर चुके, समय हमारे पास अभी थोड़ा कम बचा है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप पॉलिसी और सपोर्ट का, इस पे अभी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले अनुपम जी आपके साथ, आपने एक इंक्यूबेशन सेंटर आपका काफी, आपने बोला 2003 से आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, अभी आपने उसको फुल फ्लेज इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, और उसमें आपने अभी रीडिंग के आपने 1 करोड़ का सीड फंड भी लॉन्च किया हुआ अपने स्टार्टअप्स के लिए। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका क्या विजन है और आपको क्या लगता है कि इंक्यूबेशन सेंटर का रोल क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, और कैसे स्टार्टअप्स या स्टूडेंट स्टार्टअप जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स की फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं इन एलएनसीटी। अब स्टूडेंट्स के जो एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, फिर आज के डेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं दैट इज मनी, है ना। और दूसरा, उनको कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर, अभी जैसे आज भोपाल जो बीनेस्ट है, वो भी कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही उनको एकोमोडेट करता है, फिर उसके बाद वो मतलब एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप या तो प्रॉफिट ला के दें या यू शिफ्ट समवेयर एल्स। अब अपना कॉलेजेस में क्या है कि 4 साल के स्टूडेंट्स आर सिक्योर
है ना। अगर हम उनको एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आप हमारा खुद का इंक्यूबेशन सेंटर है, आप उसमें अपना जो भी आइडिया है उसको डेवलप करो, तो दे कैन हैव अ फीलिंग कि भाई हम 2 साल 3 साल यहाँ पे हैं। और यही शायद मेरे को लगता है कि एमएचआरडी का जो विजन है, जो एआईसीटी का विजन है कि हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर बबलिंग विद आइडियाज। और जैसा कि सिद्धार्थ भाई ने सबसे पहले शुरू में ही कहा था कि 10 स्टार्टअप्स में से हार्डली 2 या 3 ही चलेंगे, तो एक स्टूडेंट्स को एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि जब फेलियर हो तो कोई उनको हाथ हैंड होल्डिंग वाला होना चाहिए कि भैया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री नॉर्म्स है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इंडस्ट्री नॉर्म्स तो 10 में से 1 ही है, तुमने 10 में से 5 अच्छे बना लिए, चलो। तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को करने के लिए कॉलेजेस के जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, दे आर वेल बर्ड्स, और जितनी उनको जरूरत है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट इंक्यूबेशन को कोई करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, दैट इज वो मतलब जो कॉलेज हैं वो आराम से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक कि हमने जो एफर्ट किया वो सभी कॉलेजेस आज के डेट में कर रहे होंगे, एंड स्टूडेंट्स के लिए वो काफी होना चाहिए। या थैंक यू अनुपम जी। सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा सिमिलर क्वेश्चन है। आप काफी दिनों से, जैसे आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आपका स्पेशल फोकस है। रिसेंटली हमने देखा कि आपके यहाँ पे काफी ब्यूटीफुली डिजाइन स्पेशियस इंक्यूबेशन सेंटर, अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपने बनवाया है। हम जानना चाहेंगे कि बच्चे अटल इंक्यूबेशन सेंटर की सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं, और आपके हिसाब से इंक्यूबेशन सेंटर का रोल आगे क्या होना चाहिए? राइट, सो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर लास्ट लगभग 1.5 ईयर से एस्टैब्लिश्ड है। ये भारत सरकार के नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर है, और हमारे सभी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का, और साथ ही साथ न सिर्फ कन्वेंशनल वे में जिसको हम स्टार्टअप मानते हैं, बल्कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और छोटे लेवल पे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करने का हमारा विजन है। एंड एट द नेक्स्ट लेवल वी डोंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट इट ओनली टू मध्य प्रदेश, we wanted to become a national level incubation center which attracts incubatees from other cities also। और हमारे इसमें जो फोकस एरियाज हैं वो बहुत क्लियर हैं। पहला टेक इनेबल्ड स्टार्टअप्स, जिसमें फिनटेक और एडटेक, ये 2 फील्ड्स हमने ली हुई हैं। दूसरा एग्रीकल्चर, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में टीचिंग और रिसर्चिंग दोनों का एक कोर एरिया है, उसमें स्टार्टअप्स में भी एग्रीकल्चर इज आवर सेकंड फोकस एरिया। तो इन दोनों एरियाज में इंक्यूबेटीज को सपोर्ट करना हमारा मेन काम है। राइट नाउ फॉर्मली हमारे यहाँ पे 24 इंक्यूबेटीज हैं, जो कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के बाहर से आए हुए ऐसे इंक्यूबेटीज हैं जिनको हमारे मेंटर पैनल पे, हमारे नेटवर्क पे, हमारे इंडस्ट्री कनेक्ट में और हमारे इन्वेस्टर कनेक्ट पे विश्वास होने के बाद उन्होंने हमारा इंक्यूबेशन ऑफर लिया है। हम ये चाहते हैं कि हम इस इंक्यूबेटीज की संख्या को आगे लेकर जाएं, और दूसरी तरफ सक्सेसफुल इंक्यूबेटीज या जिनको ग्रेजुएशन बोलते हैं, कुछ सक्सेसफुल इंक्यूबेटीज का ग्रेजुएशन जो कि अगले 1 साल में होगा, उसको भी सेलिब्रेट करके उनका सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें, जिससे कि आने वाले जो बैचेस हैं वहां से भी हमें अपनी जो कैप्टिव ऑडियंस है, जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं, वहां से भी हमें बहुत सारे और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिले जो ग्रेजुएट होने के बाद या ग्रेजुएशन करते करते ही एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आके अपनी जगह ले सकते हैं। दूसरी चीज, इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से इंडस्ट्री अकेडमिया जो इंटरेक्शन है उसको भी स्ट्रेंथन करने का ये बहुत अच्छा टूल है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल इंक्यूबेशन सेंटर का इस तरफ पे भी है। तो हमने ये देखा कि जब इंक्यूबेशन सेंटर बना और हमने उसमें फैसिलिटीज जो डेवलप की हैं, आज हम 3D प्रिंटिंग पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, लेजर कटिंग पे, फैब लैब पे हम इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनके कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और हर इंडस्ट्री जिसको कि लोकल हर यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको लोकल इंडस्ट्री के साथ हैंड इन हैंड मिलके काम करना होता है, उसका एक उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारे जो क्लोजेस्ट मंडीदीप इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, वहां पे हमने कुछ पार्टनरशिप्स की हैं, जहां पे हमारा जो
इंक्यूबेशन सेंटर के लैब्स और फैसिलिटीज हैं, उनका यूटिलाइजेशन भी इंडस्ट्री के द्वारा उनके माध्यम से किया जा सकता है, इसको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, विच अगेन एड्स बैक टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंक्यूबेशन सेंटर। थर्ड एंड द लास्ट थिंग, जो ट्रेंड हम ये देख रहे हैं जो आगे आएगा, टिल अर्ली 2000 क्लोज्ड इनोवेशन का मॉडल विश्व भर में रहता था, जहां पे आपके पास अपने जो रिसोर्सेज और R&D फैसिलिटीज हैं उनके माध्यम से ही आप इनोवेशन करते थे। बट नाउ वी आर हियरिंग मोर एंड मोर अबाउट ओपन इनोवेशन। तो ओपन इनोवेशन में जो कंपनी है या सरकार है, उनकी प्रॉब्लम्स को कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। इट कैन बी यूनिवर्सिटी, इट कैन बी स्टेक होल्डर्स, इट कैन बी योर वेंडर, इट कैन बी योर कस्टमर। तो यूनिवर्सिटीज का रोल यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ओपन इनोवेशन के माध्यम से इंडस्ट्रीज, इंक्यूबेशन सेंटर भी है, तो आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इन तीनों स्तरों पे, ओपन इनोवेशन के लिए, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर हमारा काम कर रहा है, और उसका वही रोल होना भी चाहिए। थैंक यू सिद्धार्थ जी। एंड रजनीत जी, अभी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जबलपुर में आपका जो कॉलेज है, आपके कॉलेज में या फिर आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर है या नहीं? अगर नहीं है तो आपके क्या उसमें विजन अगर है तो आप किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं कि आप इंक्यूबेशन सेंटर की सर्विसेज लें, और अटेंडेंस को आप कैसे मैनेज करते हैं वहां पे? डू यू गिव सम क्रेडिट फॉर स्टार्टअप्स? सर, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर आज से 4 साल पहले से है, और क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की हमारे पास फंडिंग भी है AICTE के द्वारा, और अभी MSME का इंक्यूबेशन सेंटर भी हमको मिल गया है, उसके ऊपर भी बच्चे काम कर रहे हैं, और उसमें 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक की फंडिंग भी दी जा रही है। सिर्फ हमारे बच्चों को नहीं, जो हमारे सिटी के जितने भी बच्चे हैं, जो भी उसमें अपना स्टार्टअप लेके आ सकता है, उसको हम फंडिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं, सरकार के द्वारा ये हो रही है। इसके साथ साथ हम मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास हमने ऐसे कुछ टीचर्स रखे हुए हैं जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड्स के हैं, और वो बच्चों को ये एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए उनको प्रेरित करते रहते हैं, कैसे आपको काम करना है, क्या करना है। और बच्चों से मैं सबसे पहली बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी फैसला अगर लेना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या स्टार्टअप चालू करना, तो हाफ फैसिलिटी नहीं लीजिएगा। आप मतलब उसको पहले उसकी पूरी स्टडी करिए। आपका जो आइडिया जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो वर्क कर सके। उसके साथ मार्केटिंग, पूरी अपनी जो मार्केट स्ट्रेटजी है वो भी पूरी तैयार करिए, बिजनेस प्लान बनाइए। उसके बाद आप स्टार्टअप की तरफ अग्रसर हुई। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मैं एक पार्ट टाइम का कोई जॉब कर लूंगा और उसके साथ साथ मैं स्टार्टअप भी कर लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा। आप पढ़ाई साथ साथ करिए, लेकिन जब तक आपके पास पूरी नॉलेज नहीं होगी, आप अपने स्टार्टअप को आगे नहीं बढ़ा सकते। और एक टीम वर्क में काम करें, और उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेला आदमी आज की डेट में बहुत सारे काम नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको अपने साथ साथ जो आपके इंटरेस्ट के बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके एक टीम बनाइए, और टीम के साथ अपने स्टार्टअप में आगे बढ़िए। इस प्रकार हमारे यहाँ से कम 100 बच्चे लोग हैं जिनने अपनी टीम बना के अपने अपने काम कर रहे हैं। और कुछ तो हमारे जो जबलपुर का जो स्टार्टअप सेंटर है वहां पे भी काम कर रहे हैं। इवन नगर निगम का जो स्टार्टअप सेंटर है उसमें भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह काम कर रहे हैं, और अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के आपके जो इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप्स के लिए। एंड एट लास्ट वीसी सर, काफी लोगों का हम, जैसे आपने जो जिक्र किया अभी कि इंक्यूबेशन सेंटर, RGPV की खुद की स्टार्टअप पॉलिसी है, इंक्यूबेशन पॉलिसीज हैं, तो लोगों का ये जानना है कि कैसे उन सर्विसेज को अवेल किया जाए। RGPV ने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो पॉलिसी के बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। प्लस जो इंक्यूबेशन सेंटर आपने बताया कि ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन जो एक्टिविटी आप नहीं कर पाए, हम चाहेंगे आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। काफी लोगों के इस बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं सर आपके लिए। चलिए, मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। हियर यू आर सीइंग वन फोटोग्राफ। सब लोग फोटोग्राफ देख पा रहे हैं? यहाँ पर आप हमको सुन पा रहे हैं? हेलो? हाँ जी सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। सीके सर प्लीज वो स्क्रीन शेयरिंग पे जाएंगे सर। आप स्क्रीन जी, स्क्रीन सर प्लीज गाइड। ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे में? तो
हाँ सर, आपको शेयर स्क्रीन पे क्लिक करके आपको जो एप्लीकेशन दिखाना है उस पे इफ यू कैन सिलेक्ट, तो वो हम तक दिख पाएगी सर। नहीं, वो मैंने कर दिया है शेयर पे। मेरे ख्याल से अभी आपके जो होस्ट हैं उन्होंने शायद उसको अलाउ नहीं किया होगा, इस कारण शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शेयर स्क्रीन मैंने कर दिया है लेकिन वो हो नहीं रही है, शेयर नहीं हो रही है। योर इंटरेस्ट। चलिए फोटो। चलिए कोई बात नहीं, नो इशू, नहीं हो पा रही, देयर इज नो इशू। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत सुंदर फोटोग्राफ था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू डू सो। इसमें अभिमन्यु खड़ा हुआ है महाभारत में और सारे महारथी उसको घेरे हुए हैं। ये फोटोग्राफ था थोड़ा सा। स्टार्टअप की जो कंडीशन होती है ऐसे ही होती है। एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब इंक्यूबेशन सेंटर से निकलते हैं और आप स्टार्टअप प्लान करते हैं तो आपकी स्थिति अभिमन्यु जैसी होती है, जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं और सब लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स और पीयर प्रेशर, एवरीथिंग। जो आप बात कर रहे हैं वो वही महारथी है जो आपको उस युद्ध से बाहर निकालना चाहते हैं। अब उसमें से आपको विनर होके निकलना होता है। ये उस फोटोग्राफ में मैंने पिक्चराइज किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट शो दैट। मैं बच्चों से केवल ये कहना चाहता हूँ, लेकिन अभिमन्यु को आज भी याद किया जाता है। वो विनर तब भी था, वो शहीद हुआ, लेकिन आज भी हम उसको विनर के तौर पे ही देखते हैं। मतलब ये है कि जब आपने रिस्क लिया, आप आगे बढ़े, आपने उस पीयर प्रेशर को झेला, अपने पेरेंटल प्रेशर को झेला, आपने सोसाइटी के प्रेशर को झेला, आपने अपने साथियों के प्रेशर को झेला कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब आगे जब आप कहते हैं कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूं तो साथ में पूछा और साथ में क्या कर रहा हूं, मतलब इट्स नॉट ए फुल टाइम जॉब। तो जब इन सारे प्रेशर्स को झेल कर आप निकलते हो तो चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो, आपका दर्जा अभिमन्यु जैसे ही होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आरजीपीवी हैज गॉट इस स्टार्टअप पॉलिसी जो कि इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यू कैन गो थ्रू दैट। अंडर दिस स्टार्टअप पॉलिसी प्रपोज्ड ये है कि एवरी ईयर आरजीपीवी विल बी डूइंग वन स्टेट लेवल आइडिया कंपटीशन, जिसमें कि आप अपने स्टार्टअप कंपटीशन के स्टार्टअप आइडिया के बारे में शेयर कर सकते हैं। इस साल का जो कंपटीशन हुआ था सीआई के साथ हुआ था, लेकिन दिस विल बी ईयरली फीचर। इस बार हम फिर वाईआई के साथ या सीआईआई के साथ इस कार्यक्रम को पुनः करेंगे, एक स्टेट लेवल कंपटीशन करेंगे। उसमें हमने 1 करोड़ पर एनम का बजट रखा हुआ है और मैक्सिमम अप टू 100 आइडियाज तक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उन 100 आइडियाज को, हर आइडिया को हम 1 लाख रुपीज पर मैक्सिमम हम उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात करते हैं। दूसरा, हम अपने एकेडमिक प्लान में इस तरह से चेंजेस ला रहे हैं वेयर इन वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर स्टार्टअप प्रोजेक्ट, same shall be counted towards your internship efforts, same shall be counted toward your minor and major project efforts, same shall may be counted towards seminar and all that। तो जितनी भी आपकी एडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज, जो स्टार्टअप पे जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे, द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्पेंडिंग इन योर स्टार्टअप इनिशिएटिव सेम में बी काउंटेड टुवर्ड्स योर इंटर्नशिप आवर्स एंड ऑल दैट। इस तरह से हम आपको वो साइनर्जी देने की कोशिश करेंगे जहां पर यू फील लाइक इट दैट यू आर पार्ट ऑफ मेन करिकुला। इफ यू आर डूइंग स्टार्टअप इट मींस यू आर पार्ट ऑफ मेन करिकुला। इस तरह की साइनर्जी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको फर्दर अप करने के लिए 10 करोड़ की लागत से ऑलरेडी हार्डवेयर इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि आई थिंक इज द बिगेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इन एमपी इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इज ऑलरेडी रेडी। हमने 5 करोड़ का बजट इसकी फैब्रिकेशन लैब के लिए रखा हुआ है और 10 करोड़ रुपए इसके इंटरनल उसके बाकी जो आईटी और बाकी जो सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए उसमें दिया हुआ है। मैप आईटी ने भी हमको 40 लाख रुपीस पर एनम इसमें रिकरिंग एक्सपेंडिचर के रूप में सपोर्ट देने की बात कही है। और सबसे बड़ी और अनोखी बात जो इसमें होगी, मैप आईटी ने हमको इंश्योर किया हुआ है कि स्टेट के जितने भी आईटी प्रोजेक्ट आते हैं वो इसमें स्टार्टअप करने वाले बच्चों को या इंक्यूबेशन करने वाले बच्चों को ऑफर किए जाएंगे। आप डिजिटल वर्ल्ड में कुछ काम कर रहे हैं, सो यू कैन कैच अप एंड ग्रैब दोज ऑफर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थ्रू मैप आईटी ओनली। वो आपको इस इंक्यूबेशन सेंटर में रेडीमेड आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे बने बनाए, जिन पर आप काम कर सकते हैं। यू कैन हैव हेड स्टार्ट। तो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, दिस काइंड ऑफ इकोकल्चर, दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर प्लानिंग। और हम अपने जितने भी एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको एश्योर भी करना चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से, यूनिवर्सिटी इज योर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सोसाइटी, ये आप सबका अपना संस्थान है। यू कम फॉरवर्ड, इसको अपना संस्थान माने, अपने आइडियाज को लेकर आए और न केवल जिस स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी कैसे इनोवेट करेंगे, कैसे स्टार्टअप बनाएंगे, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और जो एक यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, उस एक्सपेक्टेशन को हम कैसे फुलफिल, वो जो ग्लोरीफाइड एरा जिसकी हम बात करते हैं,
जहां पर एक यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकलने वाला बच्चा कंप्लीट होता है अपने आप में। हम उस यूनिवर्सिटी सिस्टम को वापस सोसाइटी में खड़ा करने की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहता हूं कि ये जो पूरा उपक्रम आपने किया ई पाठशाला का, ये उस दिशा में एक बहुत ही ठोस और प्रभावकारी कदम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई थिंक इट वाज ग्रेट टू हियर जो आपने बताया। सबसे बड़ी बात जो आपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट की भी की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम आएंगे, मैप आईटी के माध्यम से वो काम आरजीपीवी के इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप्स को जाएंगे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और वैसी चीजें जब आएंगी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में, वेबसाइट्स में, ऐप में या और भी एआई में, एमएल में काम करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट की मशीनरी को सुधार सके, उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मैसेज और वो काफी बड़ा मोटिवेशन फैक्टर भी होगा हमारे स्टार्टअप्स को कि वो या स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप में फोकस करें। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट क्लोजिंग रिमार्क्स एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। नाउ जस्ट वन लास्ट थिंग, मैं आप सभी पैनलिस्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूं और एक वर्ड की एडवाइस अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कैन यू प्लीज एडवाइज आवर स्टूडेंट्स इन वन वर्ड, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक, ड्यूरिंग द एकेडमिक प्रेशर, ड्यूरिंग व्हाटएवर दैट दे हैव बीन डूइंग इन लास्ट 2 months और 3 months, आप उनको वन वर्ड में समराइज करके क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आई वांट टू स्टार्ट, यस सर, फ्रॉम यू सर, सुनील सर। बी फेयरलेस, बिल्कुल भय मुक्त रहिए। ये कोविड कुछ नहीं है, जो डर गया वो मर गया। Fearless. Thank you, sir. Siddharth ji. Yes, I would just like to say in my closing remarks, COVID is a game changer for all the industries. और ये टाइम है, भले ही आप स्टूडेंट हैं, स्टार्टअप है, बिजनेस है, दिस इज द टाइम यू शुड बी वर्किंग द मैक्सिमम इन योर लाइफ टाइम एज कंपेयर टू एनीथिंग बिफोर. So this is the time you have to invest, and COVID is a game changer. If you connect the dots, it will be a great success for you in the coming years. सिद्धार्थ जी, वन वर्ड, एक वर्ड भी चाहिए आपसे। सर ने एक वर्ड हमें दिया, बी फियरलेस, एक वर्ड हमें आपसे भी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। Think digital. Okay, so we have got fearless, we have got think digital. Anupam ji, I will say take the leap. आप जो भी विचार बनाए उसको करें। Okay, so fearless, go digital, take the leap. रजनीश जी, सपने देखो और उसको पूरा करो। Okay, सपने देखिए, उसको पूरा कीजिए। अनुज सर, हाँ जी, see dreams and fulfill it. Okay, great sir. Anuj sir. Just do it. Okay, do it. So whatever you are thinking, do it. Just do it. Great. Yeah. So thank you so much everyone. I think we are आपसे भी शब्द closing. लेना चाहेंगे। एक शब्द आपका भी लेंगे। You have to say. Yes. So जो सिद्धार्थ जी ने बोला था एक जी pivot. So my word is pivot. अभी मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, this is the time to perish or to pivot. So my word is pivot. आप जो भी कर रहे हैं, you will be successful in that. So I think we are closing on a very positive remark. I want to take the opportunity to close the session and CK, can I? Please yes. Sir, yes. So it's a great opportunity for me to have my guru, the Vice Chancellor of RGPV, Sunil Kumar sir. He has always been a big support. मैंने आज सुबह ही उनको फोन किया कि सर शाम को, बोले अच्छा ठीक है, आप I will come. मैंने बोला आज शाम को आना है. He is always there, and we have not seen a Vice Chancellor like him who is not only approachable to me but to students and any faculty and all college stakeholders. So the startup पाठशाला, उसका सक्सेस पूरा सर आपको श्रेय जाता है. So it's all dedicated to you sir, and we are also it's a great to have a blend of educationist Dr. Anupam Chokse who is my boss also, and a good friend who always takes up the things in right spirit for the students benefit. हम सब जो स्क्रीन में है वो आप लोग को, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि the management of colleges or the stakeholders are only to make money, but honestly I have met everyone, Rajneet Saab, Siddharth ji,
and the amount of concern they have for bringing a change for students, it is commendable. तो आज एक बहुत अच्छा सहयोग हुआ कि आज हम सब इनवाइट कर पाए. My chairman of CII zonal and director of ISEC RNTU Siddharth, who has definitely given us a lot of inspiration to do things for entrepreneurship and startup. आप कभी मौका लगे तो definitely visit RNTU, and I hope that students RNTU will take the lead to handhold lot of upcoming startups, incubation centers, and which you are always doing. Rajneet ji, hats off to you what you are doing in Jabalpur. आप खुद एक entrepreneur, एक educationist हैं. And CK, I also want to congratulate you the way you have leaving job in Amazon, coming and trying to do creating an ecosystem in the state of Madhya Pradesh with lot of risk you are taking. So it has been a super Sunday, a Sunday of a dream, and this recorded session will go and we'll see it again and again as we progress in our journey towards making our students more strong and to have a lot of successful, fail or anything, but the students who want to experiment their ideas. मैं again सबकी तरफ से VC sir को thank you बोलता हूँ, and for coming to this पाठशाला. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Anuj. Thank you, Anuj sir. Thank you, everyone. And, Thank you, CK. Thank you, Rajneet ji. Shubham bhai, thank We you. look forward to have you again, Siddharth and Tunji. Yes, yes. Always there. Thank you. Sure. Bye. Thank you, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.